हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी कि इतने दिनों से मैंने आप लोगों के लिए एक भी वीडियो नहीं डाला। लास्ट वीडियो मैंने जब डाला था तो मैंने उसमें बात की थी आप सभी से 7 टिप्स टू लर्न इंग्लिश। और उसके बाद से फिर कोई वीडियो नहीं डाल पाया मैं, ड्यू टू सम रीज़न्स, कुछ इश्यूज़ थे। तो उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। और आई प्रॉमिस कि अब रेगुलर आपको इस सीरीज़ के वीडियोस डलते रहेंगे, जिसमें कि मैं आप लोगों को उस टिप के बारे में बात करूंगा जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 7 टिप्स में से एक जो टिप है जो कि मैंने खुद ने भी फॉलो की है और स्टूडेंट्स के ऊपर भी मैंने इसको अप्लाई किया है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। और वो जो मेथड था दैट वाज ट्रांसलेशन मेथड। मतलब हम जो इंग्लिश सीखेंगे अब इस सीरीज़ में वो ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू सीखेंगे। देखिए, मैंने आपको डिटेल में बताया था लास्ट वीडियो में कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। और उसमें जो बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था वो यही बताया था कि आप उस लैंग्वेज को डायरेक्टली सीखें, मतलब उसी माहौल में सीखें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच में रहकर सीखें, वो एक बेस्ट मेथड होता है। तो देखिए, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि मेनली हिंदी बोली जाती है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑलरेडी एक लैंग्वेज बोली जा रही है और हम दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास जो बेस्ट, जो मतलब अच्छा मेथड जो बचता है वो यही होता है कि हम उस लैंग्वेज के सहारे दूसरी लैंग्वेज को सीखें। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, हम हिंदी की हेल्प से इंग्लिश को सीखेंगे। और ये एक प्रूवन मेथड है, अप्लाई किया हुआ मेथड है सभी के ऊपर, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, और मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई किया है और ये बहुत ही अच्छा मेथड है। तो चलिए, मैं जैसे जैसे चलूँगा आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ उसी तरीके से चलेंगे। और आई प्रॉमिस, आई गारंटी कि आप ज़रूर इंग्लिश सीख जाएंगे। शुरू में थोड़ी सी स्पीड कम रहेगी क्योंकि हम हिंदी में सोचेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फिर बोलेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर आप इंग्लिश में ही सोचेंगे और इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, मतलब वाक्य की रचना, कि इंग्लिश में जो वाक्य है वो बनता किस तरीके से है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कोवर्ब भी कहते हैं, उसके बाद वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी सेंटेंस में आता है, कुछ भी, उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, मतलब विस्तार। देखिए, नीचे हिंदी में दिया है कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, और एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, विस्तार होता है। तो ये आपको याद रखना है कि सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है इंग्लिश में वो कुछ इस तरीके की होती है। इसको आप लर्न कर लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन एक्सटेंशन, ये होता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं ज़रा। देखिए, एग्जाम्पल है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। ये है सेंटेंस, इंग्लिश का एक सेंटेंस है ये। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, जैसे हमने अभी भी सीखा कि सब्जेक्ट है ना, स्टार्टिंग किससे होगी, सब्जेक्ट से। देखिए, ही क्या है, ही इज सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो देखिए, इज़ हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, देखिए प्लेइंग वर्ब। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वो क्या खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है। मतलब अगर आप वर्ब से पूछोगे, क्रिया से पूछोगे क्या, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा, यानी विस्तार आएगा। तो देखिए, ऑब्जेक्ट के बाद जो आ रहा है ये इन द ग्राउंड, ये हमारे लिए क्या है, एक्सटेंशन यानी विस्तार है। तो समझ गए होंगे आप कि इंग्लिश में सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि मान लीजिए कभी आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को ना मिले। इंग्लिश में आपको कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, जैसे मैं बोलूँ ही प्लेज, PLAYS, ही प्लेज। अब देखिए, ही क्या है, ही सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है, वर्ब है। तो देखिए, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली क्या आ गया, वर्ब आ गया। सब्जेक्ट के डायरेक्टली बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया, ही प्लेज। बीच में से क्या गायब हो गया, हेल्पिंग वर्ब गायब हो गया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के बिना भी सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती कई जगह पर, है ना। तो देखेंगे आगे सेंटेंसेस आएंगे। तो फिर भी आप याद रखिए कि स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन। हो सकता है कि
सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, सीधा क्या हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो। कई बार हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना हो, है ना, कई बार हो सकता है कि एक्सटेंशन ना हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में एक सेंटेंस होने के लिए, वाक्य होने के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट है और वर्ब है तो वो आपका एक सेंटेंस है ना। सीक्वेंस आपको याद रखना है कि पहले क्या आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, फोर्थ पे क्या आएगा और फिफ्थ पे क्या आएगा, है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखिए ज़रा नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, लर्न दिस टेबल। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा लर्न दिस टेबल, तो आपको ये टेबल लर्न ही करनी पड़ेगी। आपको शुरुआत में कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। आप उनको अगर लर्न कर लेते हैं, एकदम कंठस्थ कर लेते हैं, रट लेते हैं अच्छे से, तो फिर आपकी इन चीज़ों पर कमांड हो जाएगी और इसी से फिर आपकी स्पीड बनेगी। देखिए इस टेबल को समझते हैं ज़रा। देखिए यहाँ लिखा है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी रो है ये प्रेजेंट की है। उसके बाद सेकंड है पास्ट, मतलब ये जो पूरी रो है ये पास्ट की है। फिर है फ्यूचर, मतलब ये पूरी जो रो है ये फ्यूचर की है। इसको आगे समझते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब ये वाला जो बॉक्स है ये बात करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मतलब ये जो बॉक्स है ये बात करेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। उसके बाद ये है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब ये बात करेगा प्रेजेंट परफेक्ट की। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट, मतलब ये बात करेगा पास्ट इंडेफिनिट की। आगे चलते हैं, ये बात करेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस की। और आगे चलते हैं, ये बात करेगा पास्ट परफेक्ट की। फिर से समझिए, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। आगे देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर की ये पूरी रो है, मैंने आपको बताया ये पूरी रो फ्यूचर की है। इसमें देखिए फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया ये, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया और ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब देखिए आपको, आई होप ये लर्न हो गया होगा कि फर्स्ट जो बॉक्स है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ पास्ट इंडेफिनिट, फिफ्थ पास्ट कॉन्टिन्यूस, सिक्स्थ पास्ट परफेक्ट, सेवेंथ फ्यूचर इंडेफिनिट, एट्थ फ्यूचर कंटिन्यूस और नाइन्थ फ्यूचर परफेक्ट। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। मैं अब लिखूंगा नहीं, मैंने इससे पहले आपको लिखकर बता दिया कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, थर्ड। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और ये नाइन्थ। अब जल्दी से देख लीजिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टू, प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड बॉक्स, पास्ट इंडेफिनिट फोर्थ, पास्ट कंटिन्यूस फिफ्थ, पास्ट परफेक्ट सिक्स्थ और फ्यूचर इंडेफिनिट सेवन्थ, फ्यूचर कंटिन्यूस एट्थ और फ्यूचर परफेक्ट नाइन्थ। आपको लर्न हो गया होगा। अब देखिए रिवाइज करते हैं इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट वन, कंटिन्यूस टू, परफेक्ट थ्री, पास्ट इंडेफिनिट फोर्थ, पास्ट कंटिन्यूस फिफ्थ, पास्ट परफेक्ट सिक्स्थ, फ्यूचर इंडेफिनिट सेवन्थ, फ्यूचर कंटिन्यूस एट्थ और फ्यूचर परफेक्ट नाइन्थ। तो आपको लर्न हो गया होगा। तो अगर आपको लर्न हो गया है तो अब ये काम आएगा आगे। देखिए अभी मैंने आपको लर्न करवाया कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट बॉक्स, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। वो आपको बॉक्सेस की जो लोकेशन है, दैट लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो लर्न हो चुकी है तो देखिए अब आगे का काम करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, फर्स्ट नंबर पे था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेकेंड नंबर पे था। प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड नंबर पे था। पास्ट इंडेफिनिट फोर्थ नंबर पर था। पास्ट कॉन्टिन्यूस फिफ्थ नंबर पे था। पास्ट परफेक्ट सिक्स नंबर पर था। फ्यूचर इंडेफिनिट सेवेंथ नंबर पे था। फ्यूचर कंटिन्यूस एट्थ नंबर पे था और फ्यूचर परफेक्ट नाइन्थ नंबर पे था। तो आपने जो
इस वाली स्लाइड में जो लोकेशन लर्न की थी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरीके से ये है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और ये है पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट। लोकेशन आपको लर्न होगी। अगर मैं आपसे बोलूँ बताइए ये कौन सा बॉक्स है, तो आप सिंपल बोलेंगे ये है 6 नंबर। मैं पूछूँ आपसे बताइए ये कौन सा बॉक्स है, ये वाला, तो आप बोलेंगे 8th। मैं आपसे पूछूं बताइए ये कौन सा बॉक्स है, ये वाला, दिस वन, है ना, तो आप मुझे बताएंगे दिस इज़ नंबर 2। मैं पूछूं बताइए ये कौन सा है, ये वाला, दिस वन, तो आप बोलेंगे नंबर 4, है ना। तो आपको लोकेशन लर्न हो चुकी होगी और ये भी पता हो गया होगा आपको कि किस नंबर बॉक्स पर आपका कौन सा टेंस है ना। इसको एक बार रिवाइज करेंगे आगे चल के। अभी आप फिलहाल मुझे बताइए कि ये कौन सा टेंस है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ बॉक्स नंबर 5 एंड दिस इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस, है ना, ये आपको लर्न करना है ना। अगर आपने इसको अच्छे से लर्न कर लिया तो चलिए अब आगे समझते हैं कि जो नंबर 1 है, दिस इज़ नंबर 1, है ना, नंबर 1, ये आपको पता है दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा उसकी हिंदी जो निकलेगी वो निकलेगी होता है, मतलब कोई काम होता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, तुम डांस करते हो, वो टाइम पर सो जाता है ना, हम मूवी देखते हैं। तो देख रहे हो आप कि सेंटेंस की जो एंडिंग हो रही है वो हो रही है कि कोई काम होता है ना। जैसे कि हम जाते हैं तो मतलब हमारे जाने का काम होता है, तुम डांस करते हो तो मतलब तुम्हारे डांस करने का जो काम है वो होता है, मतलब तुम करते हो, है ना। तो हम बचपन में भी सीखते थे होता है, ता है, ती है, ते है, इस तरीके से। तो सेंटेंस जो बनेगा हिंदी का इस बॉक्स में नंबर 1 में वो बनेगा कि कोई काम होता है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 1। याद रखेंगे आप, लोकेशन क्या रहेगी, नंबर 1 बॉक्स। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहता है कि कोई काम हो रहा है, मतलब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, उसकी लोकेशन रहेगी नंबर 2, बॉक्स नंबर 2 रहेगी। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कोई काम हो चुका है या हो गया है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी काम ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो गया है तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, यानी लोकेशन क्या रहेगी उसकी 3rd। तो मैं अगर ऐसे भी कहूँ कि अगर कोई काम हो चुका है या कोई काम ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो चुका है, पूरा हो गया है, तो वो आएगा नंबर 3 में। कहाँ आएगा वो, नंबर 3 में। फिर से देखेंगे, कोई काम फिनिश हो गया है यानी कोई काम ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है पे ध्यान जोर दीजिए, कोई काम ख़त्म हो गया है या हो चुका है, ठीक है, या हो गया है, तो वो कहाँ आएगा, नंबर 3 पे आएगा, या हम कहें प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट, लोकेशन क्या है, लोकेशन है नंबर 4, है ना। ये था नंबर 3, तो ये है नंबर 4। तो नंबर 4 पे हम देखेंगे कि नंबर 4 में जो सेंटेंस बनेगा यानी पास्ट इंडेफिनिट जो बनेगा उसकी हिंदी कैसे बनेगी। उसकी हिंदी बनेगी कि कोई काम हुआ या कोई काम कर लिया या कोई काम किया। इसको आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि ना तो इसके पीछे है आएगा और ना इसके पीछे था आएगा, मतलब ये वाक्य सुनने में कुछ अधूरा सा लगेगा। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, ना तो मैंने ये बोला कि मैंने खाना खा लिया है, ना ये बोला कि मैंने खाना खा लिया था। तो मैंने सिर्फ क्या बोला कि मैंने खाना खा लिया, या ना तो है लगाया ना था लगाया। तो मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो कि अधूरे रहते हैं, लास्ट में ना तो उनके है आता है और ना ही था आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, यानी लोकेशन क्या रहेगी, बॉक्स नंबर 4 रहेगी। क्या लोकेशन रहेगी,
लोकेशन रहेगी नंबर 4। देखिए जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं इसको कि वो वो बीमार हुआ, वो बीमार हुआ कहाँ आएगा, नंबर 5 में आएगा। ठीक है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, तो देखिए नंबर 5 में आएगा। या ऐसे ही बोल सकते हो आप, मैंने अपना होमवर्क किया, तो ये भी कहाँ आएगा, नंबर 5 में आएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, या यूँ कहें दिस इज नंबर 5, है ना, नंबर 5, सॉरी नंबर 5 बोल दिया मैंने, सॉरी, दिस इज नंबर 4। 1 2 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5 6 7 8 और ये 9, इस तरीके से। तो क्या रहेगा, नंबर 4 रहेगा ये। नंबर 5 पे आ जाते हैं, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये रहा दिस वन, नंबर 5। ये क्या है, नंबर 5 है। इसमें क्या बनता है, इसमें कोई काम हो रहा था। जैसे देखिए ये था नंबर 2, नंबर 2 कहता है कोई काम हो रहा है, और नंबर 5 कहता है कोई काम हो रहा था। मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था, हो रहा था, तो वो क्या रहेगा, नंबर 5 में आएगा वो। नंबर 6 देखिए, नंबर 6 बिल्कुल नंबर 3 की तरह है। देखिए नंबर 3 में क्या था, कोई काम हो चुका है, जबकि नंबर 6 बोलेगा कोई काम हो चुका था या कोई काम हो गया था। बहुत इजी है। नंबर 3 कहता है कोई काम हो चुका है, और नंबर 6 कहता है कोई काम हो चुका था। वेरी इजी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए हो चुका है, नंबर 3 बोलता है हो चुका है, हो गया है, यानी कोई काम खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है। लेकिन नंबर 6 बोलेगा कोई काम खत्म हो चुका था या कोई काम खत्म हो गया था, है ना। तो इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर 6 में कैसे सेंटेंस बनेगा, नंबर 6 में, तो आप बोलेंगे नंबर 6 में सेंटेंस इस तरीके का बनता है कि कोई काम हो गया था या कोई काम हो चुका था, है ना। चलिए नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर और ये इंडेफिनिट। देखिए ये फ्यूचर है, ये इंडेफिनिट है, तो यहाँ आते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट, बोलते हैं इसको बॉक्स नंबर 7। क्या बोलेंगे, बॉक्स नंबर 7 बोलेंगे इसको। ये रहा नंबर 7, है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी काम फ्यूचर में होगा, आगे चल के होगा, तो उसे हम बोलेंगे नंबर 7। आगे चल के कोई काम होगा, जैसे कि तुम घर जाओगे, हम तुम्हें बुलाएंगे, तुम पार्टी में डांस करोगे, मैं तुमसे बात करूँगा, मतलब ये सारे काम फ्यूचर में चलकर आगे होंगे, है ना। तो इनको हम बोलेंगे नंबर 7 में। इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा नंबर 8 की बात करते हैं। दिस इज नंबर 8, लोकेशन है ये नंबर 8। देखिए फिर से बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 की बात करते हैं। 8 कहता है कि कोई काम हो रहा होगा। लर्न करने के लिए, लर्न आप इसको इजीली कर सकें इसके लिए आप देख लीजिए, यहाँ ये बोलता है हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, नंबर 2 है। नंबर 2 कहता है कोई काम हो रहा है, क्योंकि वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 5 कहता है कि कोई काम हो रहा था, क्योंकि ये कहता है पास्ट कंटिन्यूअस। और नंबर 8 कहता है, नंबर 8 कि कोई काम हो रहा होगा, क्योंकि ये बोलता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। तो देखिए कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा था, और कोई काम हो रहा होगा, मतलब फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, मैं तुमसे बात कर रहा होऊंगा, 2 तारीख को हम 2 तारीख को हम पार्टी में डांस कर रहे होंगे, है ना। आज से 2 साल बाद, आज से 2 साल बाद मैं तुमसे मॉल में मिल रहा होऊंगा, है ना। तो कोई काम हो रहा होगा, कहाँ पर आएगा वो, नंबर 8 में आएगा, है ना। नंबर 9 को देखिए। नंबर 9 कहता है कि कोई काम फ्यूचर में आगे चल के, फ्यूचर में आगे चलकर ख़त्म हो चुका होगा। मतलब कोई काम जो कि फ्यूचर में ख़त्म होगा चल के, अभी नहीं, फ्यूचर में ख़त्म होगा वो। जैसे कि मान लीजिए कि आज कोई ब्रिज बनना स्टार्ट हुआ है, ब्रिज, है ना, कोई पुल, कोई ब्रिज आज बनना स्टार्ट हुआ, और 2 साल बाद वो ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा वो ब्रिज। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ब्रिज 2 साल बाद
बन चुका होगा, है ना। मतलब फ्यूचर में, 2 साल बाद मतलब फ्यूचर में ये पुल बनकर रेडी हो चुका होगा, या फ्यूचर में ये पुल बन गया होगा, है ना। मतलब आगे चल के ये पूरा हो चुका होगा, बन गया होगा, है ना। फ्यूचर में कोई काम अगर फिनिश होगा जाकर, तो उसको हम बोलेंगे कि वो नंबर 9 में आएगा। फ्यूचर में कोई काम जाकर कंप्लीट होगा तो उसको हम बोलेंगे वो 9 में आएगा, या हम कह सकते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। इसको थोड़ा सा ईजिली समझ लेते हैं कि ये कहता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी नंबर 3 कहता है कि कोई काम ख़त्म हो चुका है। ये कहता है पास्ट परफेक्ट कि कोई काम ख़त्म हो चुका था, नंबर 6 बोलता है। लेकिन वहीं फ्यूचर परफेक्ट बोलता है, यानी नंबर 9, कि कोई काम ख़त्म हो चुका होगा, मतलब आगे चलकर ख़त्म हो चुका होगा। ना तो पास्ट में हुआ था, ना प्रेजेंट में हुआ है, वो फ्यूचर में आगे चलकर फिनिश हो चुका होगा, यानी ख़त्म हो चुका होगा। आई होप कि विद लोकेशन आपको ये इनकी हिंदी जो है वो लर्न हो चुकी होगी, मैं ऐसा मान कर चलता हूँ। अगर आपको लर्न नहीं हुई है तो आप वीडियो को यहीं पॉज करिए और इसको ज़रूर लर्न करिए। बैक चलते हैं, मैंने आपको ये लर्न करवाया है तो ज़रा देख लेते हैं कि मैंने आपको ये टेबल लर्न कराई थी, तो अभी तक आपको लर्न हो गया होगा कि किस टेंस की कौन सी लोकेशन है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। अगर आपको ये लर्न हो चुका है तो आगे देखिए, यहाँ चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। ये लर्न हो गया आपको, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। देखिए, आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि हम सेंटेंस जब बोलते हैं तो जैसे देखिए एक सेंटेंस है, वे हमें बुलाते हैं, है ना। इसको मैंने इंग्लिश में बनाया दे कॉल अस। तो हमने ऐसे क्यों बोला कि दे कॉल अस, दे कॉल वी क्यों नहीं बोला, है ना। देखिए वी मतलब हम होता है ना, और अस भी वी से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पर अस क्यों लगाया, वी क्यों नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने आपको देखिए थोड़ी देर पहले बताया था कि इंग्लिश में जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो ऐसी होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना। अब आगे देखिए, वहाँ पर हमने जो सेंटेंस देखा है वो क्या है, दे, दे क्या है, सब्जेक्ट प्लस कॉल, कॉल क्या है, वर्ब प्लस। अब ये क्या आना चाहिए यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो बीच में से हेल्पिंग वर्ब हट गया, सीधा वर्ब आ गया, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मतलब वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया है, सब्जेक्ट, वर्ब और देखिए वी लगा दिया है। अब वी क्या है ज़रा देखिए यहाँ पर, ये हमको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, ये टेबल आप सभी के माइंड में होनी चाहिए। अगर ये टेबल आपके माइंड में है तो आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी। देखिए इसको समझते हैं ज़रा। देखिए ये हमारे सामने आई वी यू ही शी, आई वी यू ही शी इट दे लिखे हुए हैं, ये प्रोनाउंस हैं। मतलब ये सब्जेक्ट बन सकते हैं और ये इनके ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे ये इनके ऑब्जेक्ट हैं। मतलब अगर आई सब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मी रहेगा। ऐसे ही वी का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, अस। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर रहेगा, इट का ऑब्जेक्ट इट और दे का ऑब्जेक्ट देम। तो अब हम उस सेंटेंस को समझ सकते हैं जहाँ हमने गलती की थी। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो वी है, ये वी है, वी का ऑब्जेक्ट क्या है, वी का ऑब्जेक्ट अस है ना। इनकी देखिए मैंने हिंदी भी दी हुई नीचे, ध्यान से देखिए आप। देखिए आई, ये है आई मतलब मैं, वी मतलब हम, ऐसे ही आई का ऑब्जेक्ट मी मतलब मेरा, सॉरी मी ऑब्जेक्ट ये रहा, और यू का ऑब्जेक्ट अस, है ना। तो देखिए यू का ऑब्जेक्ट अस, इसको याद रखिए आप। अब देखिए यहाँ पर कि हमने देख लिया कि अस वी का ऑब्जेक्ट है और वी कहाँ यूज़ होता है, सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर जो हमने अभी सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाई थी कि सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट
वर्ब, यहाँ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जबकि हमने यहाँ वी लगा दिया, जबकि वी क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, और वी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि सब्जेक्ट। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, देखिए ऊपर हमने अस लगाया है, यहाँ पर अस, वी नहीं लगाया, क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू विल मीट आई, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि यू सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, मीट वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई ऑब्जेक्ट नहीं है, देखिए आई ऑब्जेक्ट नहीं, आई क्या है यहाँ पर, देखिए आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो आई की जगह क्या यूज़ होगा, यहाँ पर मी का यूज़ हुआ है। देखिए समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। इस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसमें देखिए बता देता हूँ क्या क्या है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये पजेसिव है। पजेसिव क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पजेसिव से हम किसी चीज़ पे अपना अधिकार जताते हैं, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, इनका, उनका, इस तरीके से। तो देखिए आई का ऑब्जेक्ट मी और पजेसिव क्या है, माई, मतलब मैं और मेरा। उस तरीके से वी मतलब हम, और आवर मतलब हमारा, हम और हमारा। उसी तरह से तुम, तुम्हारा, वह, उसका, वह, उसका, इट का मतलब भी वह, और इट्स मतलब उसका, दे मतलब वे, और देयर मतलब उनका। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इट का जो यूज़ है वो आपको ध्यान रखना है। वो हम लगाते हैं जिन चीज़ों में जान नहीं होती, बेजान चीज़ें होती हैं जो, उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और इट का यूज़ हम कीड़े मकोड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट्स के लिए, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना, उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है। इसमें देखिए लास्ट में हमने लिखा है रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव क्या है, इसमें इनका यूज़ हम करते हैं जब हमें बताना होता है मैं स्वयं, तुम स्वयं, हम स्वयं। तो देखिए माई से माई सेल्फ बन जाता है, आवर से आवर सेल्स बन जाता है, योर से योर सेल्स, है ना, इस तरीके से बन जाता है। इसको हम बाद में सीख लेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, ये चीज़ ये हमें आनी चाहिए। हिंदी यहाँ देखें नीचे दी हुई है कि किसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ये आपको टेबल लर्न करनी है। इससे आप अपना काम आसान हो जाएगा ट्रांसलेट करना। अच्छा आगे देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लोकेशन लर्न कराई थी, तो उस लोकेशन को फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहाँ पर हिंदी बनती थी होता है, कोई काम होता है। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पर हिंदी बन रही थी कि कोई काम हो रहा है। और ये था प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर जो बन रही थी हिंदी वो बन रही थी कोई काम ख़त्म हो चुका है या कोई काम ख़त्म हो गया है। ये नंबर 4 में जो बन रहा था वो था पास्ट इंडेफिनिट। हिंदी इसकी क्या निकल रही थी, इसकी हिंदी निकल रही थी कि कोई काम हुआ, है ना, या तो कोई काम हुआ या कोई काम कर लिया, है ना, इस तरीके से। मतलब लास्ट में ना तो है आएगा ना ही लास्ट में था आएगा, सेंटेंस एकदम अधूरा छूटेगा। अच्छा ये जो था यहाँ पर सेंटेंस कैसा बन रहा था, याद करिए आप। इस जगह कोई काम हो रहा था, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 5 है ये, कोई काम हो रहा था, पास्ट में कोई काम चल रहा था। यहाँ देखिए ये क्या बनेगा, नंबर 6 ये बनाएगा कि कोई काम हो चुका था, मतलब ख़त्म हो चुका था, फिनिश हो चुका था, ये कहेगा नंबर 6। नंबर 7 क्या कहेगा, नंबर 7 कहेगा कि कोई काम फ्यूचर में, भविष्य में आगे चल के होगा, कोई काम आगे चलकर होगा, फ्यूचर में होगा कोई काम, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। नंबर 8 क्या कहता था कि कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। और नंबर 9 ये क्या कहता था कि कोई काम फ्यूचर में फिनिश हो चुका होगा, कोई काम ख़त्म हो चुका होगा फ्यूचर में, है ना। तो लोकेशन आप सभी को लर्न हो चुकी है। तो आपको एक छोटी सी चीज़ और लर्न करनी है कि किस बॉक्स में, किस टेंस में या किस बॉक्स में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे। देखिए V1 मतलब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए V1, है ना। आप सभी को गो की फॉर्म्स आती होंगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। गो की फॉर्म बहुत इजी होती है। देखिए गो की 3 फॉर्म्स होती हैं, गो, वेंट, गॉन। वर्ब की फॉर्म्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी इंग्लिश सीखने के लिए, है ना। तो
गो सबसे इजी फॉर्म होती है, गो वेंट गॉन, है ना। ये गो की 3 फॉर्म्स होती हैं, गो वेंट गॉन। तो देखिए यहाँ पर आपको V1 का यूज़ करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, फर्स्ट नंबर 1 में, नंबर 1 लोकेशन पे, नंबर 1 बॉक्स में। नंबर 2 में आप क्या यूज़ करेंगे, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की उसमें आप ING लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। और नंबर 3 में आप क्या यूज़ करेंगे, बॉक्स नंबर 3 में आप यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म, यानी गो वेंट गॉन। गॉन क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। देखिए आपने थर्ड बॉक्स में क्या यूज़ किया, थर्ड फॉर्म यूज़ किए। बॉक्स नंबर 4 में आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी गो वेंट। तो वेंट क्या हो गई, सेकंड फॉर्म। गो वेंट गॉन 3 फॉर्म्स होती हैं, तो गो फर्स्ट, वेंट सेकंड, गॉन थर्ड। तो आप सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे वेंट, बॉक्स नंबर 4 में। बॉक्स नंबर 5 की बात करते हैं। बॉक्स नंबर 5 में आप वापस से क्या यूज़ करेंगे, ING फॉर्म। ING किस में लगाते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं ING। आगे देखिए नंबर 6 में, बॉक्स नंबर 6 में आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। बॉक्स नंबर 7 में आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। बॉक्स नंबर 8 में आप यूज़ करेंगे वर्ब की ING फॉर्म। और बॉक्स नंबर 9 में आप यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए बहुत इजी हो गया अब ये समझना है इसको, कि बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 6, बॉक्स नंबर 9, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए गॉन, गॉन और ये गॉन, है ना। आगे देखिए बॉक्स नंबर 2, नंबर 5, ये बॉक्स नंबर 8, इन सभी में यूज़ होगी ING फॉर्म। ING फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ING लगा देंगे। देखिए गोइंग, गोइंग, गोइंग। और ये है बॉक्स नंबर 1, ये नंबर 4 और ये नंबर 7। तो बॉक्स नंबर 1 में हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बॉक्स नंबर 4 यानी पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर इंडेफिनिट यानी बॉक्स नंबर 7 में हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अभी तक हम ये लर्न कर चुके हैं कि किस टेंस की क्या लोकेशन है। देखिए बैक में चलते हैं ज़रा, किस टेंस की कौन सी लोकेशन है, यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। ये लोकेशन आपको लर्न हो चुकी है कि किस बॉक्स में कौन सा टेंस आएगा। उसके बाद फिर हमने लर्न किया कि किस टेंस में यानी किस बॉक्स में कैसी हिंदी बनती है। देखिए इन सभी की हमने हिंदी लर्न कर ली। उसके बाद फिर हमने सीखा कि किस बॉक्स में कौन सी इंग्लिश की फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। देखिए ये हमने लर्न कर लिया, फर्स्ट फॉर्म, ING फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और ये ING फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ING फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। अगर आपने इतना लर्न कर लिया है तो अब आपका काम बहुत आसान हो चुका है। देखिए मैंने एक फॉर्म ली यहाँ पर इंग्लिश की, स्पीक यानी बोलना, स्पीक, स्पोक और ये स्पोकन। ये 3 फॉर्म्स हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी देखिए मैंने लास्ट जो ये चार्ट कराया है इसमें मैंने आपको लर्न करवाया है कि कहाँ पर किस बॉक्स में कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। अब आपको करना क्या है कि ये जो आपके सामने 3 फॉर्म्स लिखी हुई हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इनको इनके करेक्ट बॉक्सेस में फिट करना है। तो याद करिए कि हमने क्या क्या सीखा था। यहाँ पर आएगी फर्स्ट फॉर्म यानी स्पीक, ING फॉर्म आती है यहाँ पर स्पीकिंग, यहाँ पर आती थर्ड फॉर्म यानी स्पोकन, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है यानी स्पोक, यहाँ पर ING फॉर्म आती है स्पीकिंग, यहाँ पर आती थर्ड फॉर्म दैट इज़ स्पोकन, यहाँ पर आएगी फर्स्ट फॉर्म यानी स्पीक, और यहाँ पर आएगी ING फॉर्म यानी स्पीकिंग, और यहाँ आएगी थर्ड फॉर्म यानी स्पोकन। मतलब इतना आप लोग लर्न कर चुके होंगे कि किस बॉक्स में यानी किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी, है ना। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। यहाँ आएगी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर आएगी ING फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ING फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ING फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखिए अगर आप इतना कुछ लर्न कर चुके हैं तो वाकई में आपका काम बहुत आसान हो चुका है। अब इतना हार्डवर्क करने के बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि अब आप कितनी जल्दी आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, किस तरीके से आप दोनों तरफ से ट्रांसलेशन करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इस सीरीज़ में आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आई प्रॉमिस कि आप इंग्लिश बोलना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे, चाहे वो ग्रामेटिकल हो, चाहे वो स्पोकन की बात की जाए, किसी भी तरीके का कैसा भी एग्ज़ाम हो, आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो इस सीरीज़ में मेरा एम यही है कि आप इंग्लिश को बहुत ही ईजिली और एक अच्छी स्पीड के साथ अच्छी तरह से आप इसको सीखें
तो मेरी कोशिश यही रहेगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हुआ है तो। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।